और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखो यहाँ पर ये है कि नो ऑब्जर्वेशन ऑन एएमएल एंड केवाईसी, ये मैंने इसलिए यहाँ पे नोट किया है क्योंकि जो पेटीएम है उसका केवाईसी का इशू था और पेटीएम का जो लाइसेंस है वो ले लिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है ना ना तो एएमएल का इशू है ना केवाईसी का इशू है। हाय एवरीवन, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे आईएफएल फाइनेंस लिमिटेड को। आईएफएल फाइनेंस के अंदर कल 20% का लोअर सर्किट लगा और लोअर सर्किट लगने के बाद में काफ़ी लोगों को ये लगा कि वैल्यूएशन बहुत सस्ता हो गया, क्या स्टॉक को यहाँ पे बॉटम फिश कर सकते हैं, स्टॉक को यहाँ खरीद सकते हैं। तो स्टॉक भी देख रहे हो आप 10.1 का आएगा, इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी कम है ये स्टॉक भी। और अगर आप यहाँ पे इसका प्राइस देखोगे तो 700 रुपये के भाव पे था स्टॉक का प्राइस, आज 475 पे स्टॉक अवेलेबल हैगा। तो क्या ये स्टॉक यहाँ पे हम खरीद लें? पहली चीज़ डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने यहाँ खरीदा हुआ है क्योंकि 20% का लोअर सर्किट लगा है, पैनिक है मार्केट के अंदर कि स्टॉक अभी और कितना गिरेगा, क्या इसके सपोर्ट लेवल्स हैं, क्या स्टॉक को बेच के निकल जाना चाहिए क्योंकि आगे क्या और प्रॉब्लम इसके अंदर आ सकती है। तो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आगे 3 महीने का व्यू क्या बनेगा, क्योंकि देखो अभी का व्यू तो क्लियर है कि स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही है। लेकिन आगे 3 महीने का व्यू, 6 महीने का व्यू क्या बन सकता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से, जिनके पास में स्टॉक ऑलरेडी हैगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इनकी एक कॉन्फ्रेंस कॉल इन्होंने कल बहुत इमीडिएटली करी है, कल 5th ऑफ मार्च को, ये सुबह 10:56 पे इन्होंने अपलोड किया है यहाँ पर। और ये है वो कॉन्फ्रेंस कॉल 54 मिनट्स की है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल को आप लोगों को समझा दूं अच्छे से, ताकि आप एक डिसीजन ले पाओ बाय सेल करने के लिए। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा बाय करना है कि सेल करना है, मैं आपको सिर्फ क्लैरिटी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पॉइंट्स मैंने खुद नोट करे हुए हैं, तो ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अभी। तो वीडियो को शुरू करते हैं और क्विकली इसका एक बार बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं, किसी को अगर नहीं पता है तो। आईएफएल फाइनेंस जो है एक डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है। डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी का मतलब ये है कि ये वैरायटी के लोन्स देते हैं, जैसे कि होम लोन, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, डिजिटल लोन, माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, ये सारे लोन ये लोग देते हैं। प्रॉब्लम जो आ रही है इनके गोल्ड लोन के बिज़नेस में आ रही है। गोल्ड लोन बिज़नेस में क्या होता है, बेसिकली सिंपल सा तरीका होता है। कस्टमर जो होता है ब्रांच में जाता है, ब्रांच में जाने के बाद में अपना गोल्ड जो है वहाँ पे एम्प्लॉयी को देता है, जो भी होता है। और एम्प्लॉयी उसको चेक करता है कि भाई इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी प्योरिटी कैसी है, उसकी वैल्यू निकाली जाती है। उस वैल्यू के अगेंस्ट कस्टमर को लोन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर आया, कस्टमर ने अपना गोल्ड दिया, उसकी वैल्यू निकल के गई पूरी टेस्ट करने के बाद 1 लाख रुपीज़। 1 लाख के अगेंस्ट 90,000, 80,000, 70,000 तक का लोन कस्टमर को दिया जाता है। और ये जो परसेंटेज होती है कितना लोन देना है, ये आरबीआई डिसाइड करता है। ठीक है, जिसको हम एलटीवी कहते हैं, मतलब कि एलटीवी कंप्लायंस होता है लोन टू वैल्यू। लोन टू वैल्यू मतलब कितनी वैल्यू पे आपने कितना लोन दिया। 1 लाख रुपए की अगर एसेट कस्टमर लेकर के आया, तो हो सकता है आपने उसको 80,000 का लोन दिया हो, 70,000 का लोन दिया हो। ठीक है, और हमेशा ये लोन की वैल्यू हमेशा कम रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी से गोल्ड लिया है गिरवी, तो उसका मेन पर्पस क्या है कि आपका पैसा सिक्योर है। अगर आप उसको ज़्यादा वैल्यू का लोन दे दोगे, तो एट द एंड कस्टमर तो हो सकता है डिफ़ॉल्ट ही करे, क्योंकि उसको पता है उसकी चीज़ की वैल्यू कम थी, आपने उसको ज़्यादा दे दी, ठीक मार्केट के हिसाब से। ठीक है? तो इसलिए एलटीवी यहाँ पे ब्रीच हुआ है। ब्रीच किस तरीके से हुआ है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो, कस्टमर ने जो है ब्रांच के अंदर जब लोन लिया था, उस टाइम पे अगर गोल्ड का वज़न फॉर एग्ज़ाम्पल 30 ग्राम था, लेकिन जब बाद में जब उसकी ऑक्शन कराई गई, जब उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया सारा कुछ, तो गोल्ड का वज़न हो सकता है 29 ग्राम निकल कर के आया हो, या फिर क्वालिटी जो है उस टाइम पे 22 ग्राम थी, बाद में 20 ग्राम निकल कर के आई हो। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हैंगे इनके मैनेजमेंट ने, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट, नो डाउट ये सब चीज़ें आरबीआई ने अपनी सैंपलिंग के अंदर निकाला हैगा। और अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट की इतनी कोई बड़ी वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ ही सैंपल्स के अंदर निकल कर के आया है। दूसरी चीज़, कहीं पर अगर ऐसा हुआ है कि वेट कम है, तो हो सकता है वहाँ क्वालिटी बेटर हो, और जहाँ पे क्वालिटी कम है, हो सकता है वहाँ वेट बेटर हो। तो पैसा कहीं न कहीं एडजस्ट हो जाता हैगा। लेकिन ऑफ कोर्स आरबीआई की अपनी गाइडलाइंस है, आरबीआई अपने हिसाब से सारी चीज़ों को देखेगा। और आरबीआई चाहता है कि सब लोग सारे एनबीएफसीज कंप्लायंसेस को मीट करें। देखो उसका सिंपल रीज़न ये है, आरबीआई अगर ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि सभी एनबीएफसीज अगर इस तरीके से कुछ सैंपल्स में इश्यूज आएँगे, तो हो सकता है कि जो आईएफएल है या बाकी के जो एनबीएफसीज हैं, अगर इनका पैसा ऐसे रिकवर नहीं होगा जल्दी से, तो मार्केट में प्रॉब्लम आ जाए। मार्केट में प्रॉब्लम कैसे आएगी? अगर आईएफएल जो लोन देता है, वो किसी से आगे से पैसा लेके आगे लोन देता है, ठीक है? आईएफएल के पास खुद का पैसा तो है नहीं, मार्केट से पैसा उठाएगा कम परसेंटेज पे और आगे ज़्यादा परसेंटेज पे कस्टमर को देगा। अगर कस्टमर डिफ़ॉल्ट करेगा इस तरीके से, तो डेफिनिटली आईएफएल अपने जहाँ से लोन लिया वापस पे आउट कैसे करेगा उसको? अगर आईएफएल डिफ़ॉल्ट करेगा आगे, फिर वो कहीं और डिफ़ॉल्ट होगा, तो एक चेन रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है? और चेन रिएक्शन अगर बन गया, तो डेफिनिटली फिर वो एक बैंक रन जैसी सिचुएशन बन जाती है, एक फाइनेंशियल किओस्क क्रिएट हो सकता है इकोनॉमी के अंदर। तो इसीलिए आरबीआई का मेन काम ये है कि इन सब चीज़ों को मैनेज किया जाए और इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड किया जाए। तो बेसिकली यही एक इश्यूज़ हैंगे। और ये इतना बड़ा इश्यू मुझे लगता नहीं है, मैं आपको बताऊँ क्यों नहीं लगता? मुझे इसलिए नहीं लगता, पहली बात तो यहाँ पे लोन का जो नंबर ऑफ साइज़ है ना, बहुत बड़ा है। लास्ट ईयर जो इन्होंने लोन दिए थे, वो 18.89 लाख केसेस के अंदर लोन दिए थे, ठीक है? डिसबर्समेंट टोटल जो करी, उसमें से 82,000 जो थे उसको ऑक्शन किया गया, ठीक है? इतने सारे लोन देने के बाद में 82,000 केसेस के अंदर आपने ऑक्शन किया, और ऑक्शन करने का मतलब ये आपने नीलाम किया अपने पैसे को रिकवर करने के लिए, और उसी में से आरबीआई ने कुछ सैंपल निकाले। अब बेसिकली क्या होता है कि जब आप ये परसेंटेज देखोगे, तो ये 4-5% निकल करके आता है। अगर आप नॉर्मल लोन के केसेस के अंदर भी एनपीए देखोगे ना, तो 3-4%, 2% का निकल करके आता ही आता है, और यहाँ पे 4% का आएगा, जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी आपके पास में गोल्ड है। इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे
आईएफएल जो है ये इनके पास में कैश बहुत है, इनकी लिक्विडिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इनकी बैलेंस शीट वगैरह देखोगे, तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अच्छे प्रॉफिट्स इनके हो रहेंगे, ठीक है? बैलेंस शीट में हेल्दी रिजर्व्स है इनके पास में और बहुत ज़्यादा डेट भी नहीं है अगेंस्ट मार्केट, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो शायद 4.1 के आसपास हैगा इनका। ये आप देखोगे अगर, ठीक है? 4.1 की डेट टू इक्विटी है, तो इतनी ज़्यादा डेट भी कंपनी के ऊपर नहीं है। तो नेट-नेट काफ़ी लोग देखो क्वेश्चन ये करेंगे कि अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर 20% का लोअर सर्किट क्यों लगा? देखो लोअर सर्किट इसलिए लगा क्योंकि मार्केट के अंदर हर तरीके का इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड्स हैं, काफ़ी और बड़े-बड़े एचएनआई कैटेगरी के लोग हैं जिनका बहुत बड़ा पैसा लगा है स्टॉक के अंदर और वो फ्यूचर को डिस्काउंट करते हैं। हर कोई फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलता है कि भविष्य में क्या अर्निंग्स आएँगी। आरबीआई ने अभी फिलहाल इनके गोल्ड लोन के बिज़नेस को जो है स्टॉप कर दिया है। इनको बोला है आप आगे आगे ये बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं करोगे, जब तक हम आपको अप्रूवल नहीं देंगे, ठीक है? जो आपके करंट लोन चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। आपके पास में जो कस्टमर अपना लोन कंटिन्यू करना है उसको करने दो, जो आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है उसको आने दो, जो फिलहाल हो चुका है उसको होने दो, लेकिन आप फ्रेश लोन नहीं दोगे गोल्ड के अगेंस्ट, ठीक है? बाकी कैटेगरी इनकी चलती रहेंगी। फॉर एग्जांपल इनके होम लोन की कैटेगरी है, बाकी की जो कैटेगरीज़ हैं ये वाली डिजिटल लोन, माइक्रो फाइनेंस, ये सब चलती रहेगी। लेकिन इनकी आगे की इनकम जो है कहीं न कहीं स्टॉप हो जाएगी और जो फ्रेश इनकम इनके पास में गोल्ड लोन से आने वाली है, तो इसीलिए बाज़ार ने उसको जो है स्टॉक को गिरा दिया है क्योंकि हम फ्यूचर को डिस्काउंट कर रहे हैं। नया अगर लोन नहीं जाएगा तो आगे जो गोल्ड लोन की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कैश मोर देन स्टैट्यूटरी लिमिट। इसमें क्लियरली सिंपल सी बात ये है कि आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली अगर 20,000 से ज़्यादा कैश कस्टमर को दिया जा रहा है लोन के अगेंस्ट, तो वो उसके अकाउंट में जाना चाहिए, ना कि उसको कैश देना चाहिए। और अगर उससे लिया जा रहा है तो भी वो अकाउंट से लेना चाहिए, ना कि कैश लेना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर आईएफएल क्या कर रहा था, 20,000 से ज़्यादा के लोन्स को कैश में दे रहा था और कैश में ले रहा था, ठीक है? मतलब 2 लाख तक की लिमिट तक। तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, कोई इनका स्टैंडर्ड ऑक्शन का प्रोसेस हैगा जिसके अंदर ई ऑक्शन कोई प्लेटफॉर्म है जिसको लोग यूज़ करते हैं, जो कि एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा भी यूज़ करता है। जो कि हेल्प करता है ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी के अंदर। तो यहाँ पर आरबीआई का कहना है कि आप इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर रहे हो ठीक है, लेकिन आपको जो ऑक्शन करनी हैगी वो स्टेट लेवल या ब्रांच लेवल पे नहीं करनी है, आपको तालुका लेवल पे करनी है। और ये कोई इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसिकली एक ऑपरेशनल चीज़ है जो कि सॉल्व हो जाएगी इंटरनली अगर ये अपने सिस्टम को थोड़ा-सा ट्विक करेंगे तो, या फिर इंटरनली इसको डिसाइड करेंगे किस तरीके से करना हैगा अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस। फोर्थ जो प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन चार्जेस मेंशन्ड इन कस्टमर्स रिसीट। कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसपेरेंसी कस्टमर्स को मिलनी चाहिए चार्जेस के अगेंस्ट, क्योंकि एनबीएफसीज बैंक्स क्या करते हैं फटाफट चार्ज लगा देते हैं, डिफॉल्ट किया चार्ज लगा दिया, कुछ और हुआ चार्ज लगा दिया। तो वहाँ पे आरबीआई को लगता है कि इन्होंने क्लियर क्लैरिटी अपने कस्टमर्स को नहीं दे रखी है। कभी ये नोटिस के अंदर ₹200 चार्ज कर लेते हैं, कभी 1500 चार्ज कर लेते हैं, कुछ और है। तो अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट का कहना ये है कि इन्होंने सब कुछ चार्जेस अपने कस्टमर को बता रखे होंगे, वेबसाइट पे सब कुछ लिखा हुआ है, रिसीट पे लिख करके देते हैं। तो इनके हिसाब से ये लोग बहुत क्लियर रहेंगे, लेकिन आरबीआई के अकॉर्डिंगली कुछ क्लैरिटी होनी और ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ यहाँ पे आ रही है, जो इनकी पहली कैटेगरी कंसर्न्स रेज़ बाय आरबीआई, जिसके अंदर ये लोग गोल्ड पोर्टफोलियो के अंदर इनकी सुपरवाइजरी कंसर्न्स है। बाकी सारे जो है ये ऑपरेशनल चीज़ें ये आगे ठीक हो जाएँगी, अगर मैनेजमेंट इसके ऊपर काम करेगा आरबीआई के अकॉर्डिंगली। बात करते हैं कि अब फ्यूचर में करना क्या चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम तो आ चुकी है कि इनका बिज़नेस जो है गोल्ड वाला स्टॉप हो गया। उसकी वजह से 20% का लोअर सर्किट लग चुका हैगा। इसके अंदर अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो जैसे मैंने बोला डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 4.1 की डेट टू इक्विटी है, आगे ये लोन और दे सकते हैं मार्केट में ग्रोथ के लिए। ऑलरेडी ये कैश रिच कंपनी है, पैसा बहुत है इनके पास में, देख सकते हो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इन्वेस्टर्स बहुत हेल्दी है, 24% स्टेक जो है प्रमोटर का स्टैग्नेंट है, 31% एफआईआई की इसके अंदर कन्विक्शन है, 8% डीआई है, 35% इसमें पब्लिक हैगी, 35% के अंदर आप देख सकते हो इसमें एचएनआई बहुत ज़्यादा है, 20% के आसपास, मतलब 15% स्टेक ही है जो वीक हैंड्स है। लेकिन इस 15% के अंदर अब ये स्टेक बढ़ेगा ग्रेजुअली, क्योंकि एफआईआई डीआई अपना माल बेचेंगे, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेंगे। कब तक गोल्ड लोन का बिजनेस शुरू होगा, कब तक ये इम्पैक्ट रहेगा, 1 महीना रहेगा, 2 महीने रहेगा, 1 हफ्ता रहेगा, 10 दिन रहेगा, 1 साल रहेगा, ठीक है? तो बेसिकली कोई क्लैरिटी नहीं है। जब तक कोई क्लैरिटी मार्केट के अंदर आरबीआई की तरफ से नहीं आएगी पब्लिक डोमेन के अंदर, तब तक स्टॉक के अंदर आपको सॉलिड रिवर्सल होता हुआ नहीं नजर आएगा। तो वेट करना पड़ेगा कि भाई कब ये रिवर्सल होता है। रिवर्सल तो देखो स्टॉक के अंदर हो सकता है कि यहीं से आ जाए 420 के भाव से, थोड़ा स्टॉक और गिरे, यहाँ सपोर्ट ले। हो सकता है नीचे तक 283 या 360 यहाँ आके कहीं सपोर्ट ले ले। कहने का मतलब ये है स्टॉक की वैल्यूएशन तो नो डाउट देखो सस्ती नजर आती है, 10 का पीए यहाँ पे, आरओई आरओसी हेल्दी है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली किसी को यहाँ पे अभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कब जा करके इनका गोल्ड लोन का बिजनेस वापस से शुरू होगा, क्योंकि हो सकता है उसमें 1 महीना लग जाए, हो सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत क्विक है। मैनेजमेंट का कहना है कि हम बहुत तेजी से बात कर रहे हैं, हम आरबीआई को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको उनको कोई स्पेशल कंप्लायंस लगानी है, कोई उनको स्पेशल हमारे ऊपर ऑडिट करना है। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट खुद कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप इंस्पेक्शन जो है कंप्लीट हो गई है। किसी और प्रोडक्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। मतलब कि बाकी के जो इनके लोन्स चल रहे हैं और कैटेगरी के अंदर होम लोन वगैरह, उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। कंपनी खुद प्रोएक्टिवली इंटरनल ऑडिट करेगी। इंटरनल ऑडिट ये लोग इसीलिए करेंगे ताकि ये चेक कर सके कि इस तरीके का लूप होम लोन की कैटेगरी में या माइक्रो फाइनेंस की कैटेगरी में तो नहीं है।
आरबीआई ने कोई पेनल्टी इनके ऊपर नहीं लगाई है अभी फाइनेंशियली, पीछे भी पास में नहीं लगी है, सिर्फ इनका बिज़नेस जो है वो स्टॉप किया गया है गोल्ड लोन वाला। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखो यहाँ पर ये है कि नो ऑब्जर्वेशन ऑन एएमएल एंड केवाईसी, ये मैंने इसलिए यहाँ पे नोट किया है क्योंकि जो पेटीएम है उसका केवाईसी का इशू था और पेटीएम का जो लाइसेंस है वो ले लिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है ना ना तो एएमएल का इशू है ना केवाईसी का इशू है। यहाँ पे ऑपरेशनल इशू निकल कर के आए हैं, केवाईसी वगैरह के रिलेटेड इशू नहीं आए। तो नेट लॉन्ग टर्म के अंदर कोई अगर ये सोच रहा है कि इनका लाइसेंस चला जाएगा, कोई और चीज़ हो जाएगी, तो इस तरीके का पैनिक आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बेसिकली एएमएल और केवाईसी के रिगार्डिंग था। यहाँ पे उस तरीके की ऑब्जर्वेशंस निकल करके नहीं आई है। तो आज नहीं तो कल मुझे लगता है आरबीआई इनको वापस से इनका बिज़नेस शुरू करने का मौका देगा। बट वो कब देगा वही मेन प्रॉब्लम वाली बात है। मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है फिक्स करने की कुछ हफ्तों में या महीने में, ठीक है? मैनेजमेंट की बहुत कोशिश है कि वो जल्दी से जल्दी हो जाए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है और लॉन्ग टर्म व्यू क्या है। और मैनेजमेंट ने देखो ये भी बोला जो इनका गोल्ड लोन का जो पोर्टफोलियो है, उसके अंदर लगभग जो इनके पास में जो पैसा आता है वो 125 करोड़ तक का आता है। यहाँ पे कहीं आप देखोगे नेट इंटरेस्ट जो हैगा यहाँ पे देख सकते हो गोल्ड लोन नेम एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो 125 करोड़ है। ब्रांचेस चल सकती है 7 से 8 महीने के लिए, इनके पास कैश बहुत है, लिक्विडिटी एंड कैश फ्लो इम्पैक्ट। तो 7-8 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले ही ये इश्यू कहीं न कहीं सॉल्व हो जाएगा। कोई भी कंपनी अपने इतने बड़े जिसको कहते हैं ना हम कैश काउ बिज़नेस को जहाँ से बहुत पैसा इनके पास में आता है, 18 लाख लोन इन्होंने लास्ट टाइम दिए होंगे पूरे साल के अंदर, ठीक है? तो इतना बड़ा लोन का नंबर अगर इन्होंने दिया हैगा, तो डेफ़िनिटली इनको बिज़नेस वहाँ से बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट उसमें नहीं लेंगे। नेट-नेट अगर सपोर्ट की बात करें, तो पहला सपोर्ट इसका यहाँ पे आएगा 424 पे टेक्निकली, दूसरा सपोर्ट आएगा 378 पे और तीसरा सपोर्ट आएगा 272 पे। अब स्टॉक कहाँ जाके सपोर्ट लेगा मुझे नहीं पता। जितना ज़्यादा इशू खींचेगा उतना ज़्यादा इसके अंदर गिरावट आपको देखने को मिलेगी क्योंकि मार्केट पैनिक करेगा कि कब बिज़नेस शुरू होगा और जैसे-जैसे पैनिक होगा वैसे-वैसे लोग इसमें से एग्ज़िट मारेंगे क्योंकि जिसका बड़ा पैसा लगा है देखो वो ये सब कहानी के लिए वेट नहीं करेगा कि आगे क्या जाके होने वाला हैगा, ठीक है? जिन्होंने ऊपर खरीदा है मेरे अकॉर्डिंगली आपकी मर्ज़ी है आपको बाय करना है, सेल करना है। मेरे अकॉर्डिंग लेकिन आपको होल्ड करना चाहिए क्योंकि पैनिक ऑलरेडी बाज़ार के अंदर हो चुका है, 20% लोअर सर्किट लग चुका है। हो सकता है आज भी सर्किट लगे इसके अंदर, अभी बाज़ार खुला नहीं है, तो पॉसिबली हो सकता है स्टॉक का भाव 416 या उससे नीचे आपको देखने को मिले। अगर आप होल्ड कर सकते हो, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, तो आप इसमें एवरेज डाउन कर सकते हो। यहाँ पे 372 के लेवल के आसपास अगर स्टॉक प्राइस यहाँ तक आ जाए तो या फिर यहाँ पर भी आप थोड़ा-थोड़ा कर सकते हो। किसी को अगर फ्रेश पोज़ीशन बनानी है, तो स्टैगर्ड वे में बनाना। देखो मेरी तरफ से कोई भी एनकरेजमेंट नहीं है आप लोगों को। मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ रिस्क ये है, अगर आरबीआई ने इनका गोल्ड पोर्टफोलियो वाला बिज़नेस स्टॉप कर दिया परमानेंटली, तो इस कंपनी में बहुत इम्पैक्ट आएगा। चांसेस कम है, लेकिन फिर भी रिस्क आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है? अगर आप खरीदते हो स्टॉक को, तो स्टैगर्ड वे में खरीदना, तो धीरे-धीरे खरीदना और लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से खरीदना। अगर आगे बिज़नेस चालू हुआ, तो स्टॉक रिकवर करेगा और बहुत तेज़ी से करेगा। क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ़ गोल्ड लोन को स्टॉप करी गई है, वही मेन हैगी। अगर वो आरबीआई इनको क्लियर चिट दे देता है, हाँ ठीक है, आप शुरू कर लो, ठीक है? और आगे इन सब चीज़ों के अंदर आप अपनी कंप्लायंसेस मीट करो, अपनी ब्रांच को प्रॉपर्ली ट्रेनिंग दो, आगे इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो नेट-नेट फाइनेंशियली बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है आने से रुक जाएगा क्योंकि कुछ ही दिनों का बिज़नेस इनका जाएगा, महीनों का बिज़नेस इनका जाएगा, लेकिन वापस से कंपनी जो है कोप अप कर लेगी क्योंकि इनके जो एक्टिव कस्टमर्स हैं वो लगभग 16 लाख हैंगे, टोटल कस्टमर 56 लाख हैंगे इनके कॉन्फ्रेंस कॉल के अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो एक बहुत बड़ा चंक है मार्केट का इनके पास में। बाकी कंपनी अच्छी है, कंपनी में लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अगर इनका बिज़नेस शुरू हो जाता है तो सारी वैल्यूएशंस वगैरह इनकी बहुत सस्ती यहाँ पे नज़र आती है, ठीक है? इनके आरओए वगैरह बहुत अच्छा है यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो डिसेंट है। नेट-नेट यही है पूरा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो के अंदर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इन्फॉर्मेटिव लिखें, हेल्पफुल लगी हो तो हेल्पफुल लिखें। आपको कोई और क्वेश्चन हो इन सब चीज़ों के अंदर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे कोई आपको क्लैरिटी चाहिए इसके अंदर, तो आप कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन लिखना। आई विल ट्राई कि मैं आपको ज़रूर डिटेल्ड आंसर करूँ उसमें। और मैं स्टॉक को जो है ट्रैक करता रहूँगा, आगे क्या इसके अंदर अपडेट्स आएँगे मैं वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँगा। बाकी मेरे चैनल पे आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, यहाँ पे आपको और वीडियोज़ मिल जाएँगी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। जैसे कि ह्यूज फॉल, जैसे बाज़ार अभी थोड़ा करेक्शन में जा रहा है, तो आपको किस तरीके से प्रॉफिट्स को बुक करना है, किस तरीके से आपको होल्ड करना है, ये वीडियो मैंने 5 दिन पहले बनाया था, आप इसको ज़रूर चेक कर सकते हो। हाउ टू मेक बिग मनी इन बुल रन, ये भी आप चेक कर सकते हो। हमारे सभी वीडियोज़ के अंदर आपको कॉन्फ्रेंस कॉल मिलेगी, डिटेल्स मिलेंगी, लॉन्ग टर्म व्यू मिलेगा। आप 6 महीने पुराना वीडियो भी अगर देखोगे, तो आपको पूरी क्लैरिटी उस वीडियो के अंदर मिलेगी। ठीक है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।